Assalamu alaikum girls. This is lecture 4 पैलियोलिथिक पीरियड। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि पैलियोलिथिक पीरियड को अपर पैलियोलिथिक पीरियड को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसमें है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। और अपर पैलियोलिथिक जो है उस पीरियड को सबसे एडवांस समझा जाता है और उसके आगे 3 हिस्सों में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ऑरिजिनेशन पीरियड, दूसरा है सोल्यूट्रियन पीरियड और तीसरा है मेगाडेलिनियन पीरियड। अब इन अदवार को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑरिजिनेशन पीरियड को समझते हैं। ये वो दौर है जबकि दुनिया के इलाकों मोस्टली इलाकों में गर्मी थी और इस दौर के बाद असल में बर्फ़बारी का ज़माना आया था, बर्फ़ानी सर्दी का ज़माना आया था। तो जब इंसान ने ये वो दौर है जब इंसान ने तस्वीर कशी शुरू की थी। अच्छा, अब हम ऑरिजिनेशन पीरियड के बारे में जब हम डिस्कस करें तो उसमें हमें ज़्यादातर नरम मिट्टी पर हैंड प्रिंट्स मिले हैं, यानी एक तरह से ये हम पैलियोलिथिक को समराइज़ भी कर रहे हैं। इस पीरियड में हमें हैंड प्रिंट्स मिले हैं मोस्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके अलावा आउटलाइन फिगर्स मिले हैं और उसके अलावा हमें मिले हैं सिलहॉइस की तरह के या साए की तरह की तस्वीर, जैसे कि एक ही कलर से बनाई गई साए की तरह की तस्वीर हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेज 64 पर हमें मिलेंगी। ये देखें, ये आपकी बुक के पेज 64 पर ये मौजूद हैं सिलहॉय की तरह के फिगर्स। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी, ये आउटलाइन फिगर्स, एनिमल फिगर्स हैं आउटलाइंस की शक्ल में। हाँ, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि उनके आर्ट की उन्होंने अपना आर्ट क्यों तश्कील किया, इस बात को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने एक बात आपसे ज़िक्र नहीं की कि वो हो सकता है कि इन एनिमल फिगर्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हों आपस में। तो ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि शिकार की गरज से, दूसरे हो सकता है कि कम्युनिकेट करते हों। इसके बाद आ जाता है जी सोल्यूट्रियन पीरियड। ऑरिजिनेशन के बाद आता है सोल्यूट्रियन पीरियड। ये बर्फ़ानी दौर है, सारा दौर बर्फ़ानी दौर है और इस दौर में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात इस दौर के हथियार हैं। ठीक है जी, ये बहुत डेलिकेट हथियार बनने शुरू हो गए थे, फ्लेक्स और ब्लेड्स की सूरत में, फ्लिंट की सूरत में, और जो कि शिकार के लिए भी इस्तेमाल होते थे और मुख्तलिफ़ इनग्रेविंग्स के लिए भी इस्तेमाल होते थे। उसके बाद तीसरा दौर है जी मेगाडेलिनियन पीरियड। दौर को सारे पैलियोलिथिक दौर का सुनहरी दौर कहा जाता है और इसमें हमें इनग्रेविंग्स भी मिलती हैं और इसके अलावा हमें बेहतरीन किस्म की उनकी ड्राइंग्स मिलती हैं और आर्ट के बेतहाशा नमूने हमें मिलते हैं फ्रांस और स्पेन से। तो इस दौर को मेगाडेलिनियन पीरियड को उनका सुनहरी दौर कहा जाता है। अच्छा, उसमें जो हमें मिली हैं बेहतरीन तस्वीर वो 2 गारों में से मिली हैं। एक है अल्टामीरा, दूसरी है लास्कस। अल्टामीरा केव जो है वो है स्पेन में और लास्कस जो है वो फ्रांस में है। तो ये दोनों गारें बहुत मशहूर गारें हैं जहाँ पे कि हमें बेहतरीन आर्ट के नमूने मिलते हैं। और ये कौन से दौर के हैं? ये हैं जी मेगाडेलिनियन, सॉरी, सोल्यूट्रियन पीरियड के। ठीक, अब जी हम आ जाते हैं अपर पैलियोलिथिक आर्ट की अक़साम पर। अपर पैलियोलिथिक आर्ट जो है वो
इस दौर के आर्टिस्ट हर जगह अलग अलग किस्म का काम कर रहे थे, जिससे ज़ाहिर होता है कि शागिर्द अपने उस्ताद से तस्वीरें बनाने के तरीके सीखकर इन तरीक़ों को इसी जगह जारी रखे हुए था। इस तरह से एक ही तर्ज का आर्ट एक जगह मुद्दत तक जारी रहता था। इन लोगों ने स्कल्पचर और तस्वीर कशी में मदरजा झैल किस्म के काम किए हैं। मसलन स्कल्पचर या मुजस्मा साजी में स्कल्पचर इन राउंड, स्कल्पचर इन रिलीफ, कार्विंग और एनग्रेविंग। आपके लिए ये टर्मिनोलॉजी ज़रा नई है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। स्कल्पचर इन राउंड का मतलब है वो मुजस्मे जो कि चारों तरफ से देखे जा सकते हो। स्कल्पचर इन रिलीफ वो मुजस्मे हैं जो सतह से उभरे हुए होते हैं। रिलीफ का मतलब है सतह से उभरे हुए मुजस्मे। और तीसरे नंबर पर आ जाती है कार्विंग, जैसा कि इसके मतलब से ही जाहिर है कि सतह को कार्व करके या खोद के बनाया जाए। और एनग्रेविंग आ जाती है किसी शार्प टूल से किसी सतह को आउटलाइन के ज़रिए ड्रॉ किया जाए। ठीक, तो ये 4 तरीक़ों से ये मुजस्मे बनाते थे। तो ये कुछ 1-2 मुजस्मे इसमें आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद दिखाऊंगी और निकालने लगी हूँ यहाँ से। अभी देखते हैं हम कि और उन्होंने किस किस्म के मुजस्मे किए थे। पैलियोलिथिक स्कल्पचर हम पहले कर रहे हैं। अभी हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखें, ये बहुत से मुजस्मे नज़र आ रहे हैं आपको। इनमें से हम अहम मुजस्मों को भी देखेंगे। एक्सक्यूज़ मी। ये देखें जी, ये बहुत से मुजस्मे आपको नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे डिटेल में भी हैं और सिंप्लीफाइड भी हैं। ठीक है, ये एनिमल स्कल्पचर है, ये फीमेल फिगर्स हैं। स्कल्पचर इन राउंड, पत्थर को काटकर बुत बनाकर स्कल्पचर कहते हैं। ये बुत किसी दीवार या सतह से अलग थलग पूरी गोलाई में नज़र आते हैं, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है या ये नज़र आ रही हैं 2 फिगर्स हमें, जो चारों तरफ से देखी जा सकती हों। ये है। अच्छा, जबकि रिलीफ किसी दीवार या, जैसे मैंने एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर दिया है। तो इन बुतों में हमें हाथी दांत का भी, बुत बनाने में हमें हाथी दांत का इस्तेमाल भी नज़र आता है, जो आज भी कायम है। ख्याल किया जाता है कि इससे पहले तस्वीरें बनी होंगी, लेकिन तस्वीरों के अज्जा क्योंकि पेरिशेबल यानी तबाह होने वाले थे, इसलिए वो आज हमें दस्तयाब नहीं हैं। अच्छा, जो बहुत अहम बुत है वो वीनस का है। वीनस एक सिंबल ऑफ फर्टिलिटी है, यानी पैदाइश का या ज़रखेज़ी का बुत इसे कहा जा सकता है। और ये वीनस हमें बहुत से मुजस्मे वीनस के मिले हैं, जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुजस्मा है वो है वीनस ऑफ विलेंडॉफ। वीनस ऑफ विलेंडॉफ यकीन ऑर्गेनाइजेशन दौर में ये बनने शुरू हुए और सोल्यूट्रियन दौर तक बनते रहे, क्योंकि ग्रेविटियन तहज़ीब यूरोप में इन दोनों अदवारों के दरमियान मौजूद थी। ये तहज़ीब फ्रांस से लेकर रूस तक फैली हुई थी। ठीक है जी, इन वीनस के बुतों को देखकर ऐसा एहसास होता है कि पुराने आर्टिस्ट इन बुतों को तख्लीक करके ज़िंदगी और ज़िंदा रहने पर किसी किस्म का अख्तियार हासिल करना चाहते थे। ये वीनस ऑफ विलेंडॉफ है। ये अपर पैलियोलिथिक दौर में बनाई गई वीनस का सबसे मशहूर बुत है। इसकी साख्त की तारीख़ 30,000 BC से लेकर 25,000 BC के दरमियान है। 4.5 इंच लंबा औरत का बुत है, जो कि लाइम स्टोन में या चूने के पत्थर में बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि जैसे बनाते वक्त इसको किसी रंग में रंगा हुआ था।
हल्का सा ये टिंटेड है। इस बुत में बनाई हुई औरत का मुबालवा हमें इस मोटापा, जिल्द की नरमाइश का भी एहसास होता है। देखें, इसमें पता चलता है कि जैसे सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी नज़र आ रही है और मोटा जिस्म है। इससे ये ख्याल किया जाता है कि ये मुजस्समा एक प्रेग्नेंट औरत का है। अच्छा, जबकि इसके बाजू और हाथ बहुत लापरवाही से बनाए गए हैं, यानी कि उनकी डिटेल कुछ नहीं बनाई गई। बाजू और हाथ बहुत ही पतले पतले हैं और फिगर के मुताबिक नहीं हैं। औरत इस तरह लगता है कि जैसे हाथ और बाजू सिर्फ लाइनें खींच दिए गए हैं। बाल घुंघराले हैं और उसका आधा सर छुपा रखा है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, गुंजाइश नहीं कि फर्टिलिटी यानी अफजाइश नस्ल, फर्टिलिटी का मतलब है अफजाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी। ये भी ख्याल किया जाता है कि ये छोटे छोटे बुत किसी किस्म की जादू की रस्म के दौरान इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। ये भी मुमकिन है कि इन्हें चार्म या तावीज़ के तौर पर गले में पहना जाता हो। अब देखें, एक और ये है बुत, ये फीमेल फिगर है। ये भी इसी तरह छोटा सा एक पत्थर का बुत है। वुमेन फ्रॉम, इसी तरह और बहुत से मुजस्मे हैं। ये देखें, ये, और मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये वीनस ऑफ वेलेंडॉफ का फ्रंटल व्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें फेस तो नज़र ही नहीं आ रहा, बाल हैं और जिस गोश्त की नरमी महसूस हो रही है, लेकिन बाजू बहुत ही स्टाइलाइज्ड वे में बनाए गए हैं। अच्छा, औरतों के जिस्म हमेशा ही फरबा बनाए गए हैं, यानी मोटे बनाए गए हैं, जिससे कि उनकी, ये देखें एक और ये फिगर है, ह्यूमन फिगर। इसमें भी देखें बाजू जो हैं वो एग्जैजरेटेड हद तक पतले हैं, उनको बनाने में कोई डिटेल नहीं दिखाई गई, लेकिन इसमें भी हमें फर्टिलिटी के सिंबल के तौर पे वीनस नज़र आती है। ये बकाया भी आपको बुत नज़र आ रहे हैं जो कि हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में मिले हैं। ये देखिए, ये जो नीचे ये सायों की सूरत में जो मैंने ज़िक्र किया था फिगर्स हैं, और हैंड प्रिंट्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, पहले भी दिखाए थे। असल में तस्वीरें देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तस्वीरों से जितना देखने के बाद जो ये देखें, ये कार्विंग, ये आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे ये कार्विंग हुई हुई है, शार्प टूल के साथ डिज़ाइन से बने हुए हैं। ये वीनस फिगरिन्स जो बनी हुई मिली हैं यहाँ से बहुत सी, उनमें से एक ये है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वीनस फिगरिन्स, ये बहुत सी मिली हैं हमें इस दौर से, जिनका मकसद कोई हो सकता है कि मजहबी हो, लेकिन कोई ख़ास इसके बारे में पता नहीं चल सका कि किस लिए ये बनाए गए हैं इतने ज़्यादा तादाद में। ये देखें, ये भी ये स्टाइलाइज्ड फ़ीमेल फिगर्स हैं, ज़्यादातर फ़ीमेल फिगर्स बनाए गए हैं जो कि स्टाइलाइज्ड फॉर्म में हैं। कुछ मर्दों के मुजस्मे भी मिले हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा वाज़ा नहीं हैं। एनग्रेविंग में हमें एनिमल फिगर्स भी नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ खोद कर बनाए गए हैं वो मुजस्मे। तो ये आपको उम्मीद है कि कुछ समझ आ गई होगी कि किस तरह से वो सिंप्लीफाइड और स्टाइलाइज्ड बनाते थे, और ज़्यादातर उन्होंने जो हैं फिगर्स उसमें फ़ीमेल फिगर्स बनाए हैं, और मेल फिगर्स हैं लेकिन बहुत कम तादाद में। ये देखें, ये एक रिलीफ है, रिलीफ सतह से उभरा हुआ मुजस्मा, ये भी एक फ़ीमेल फिगर है।
कुछ और भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपको कुछ बेहतर इमेजेस और नज़र आ जाए तो। ये देखते जाएं आप लोग, मैं मूव कर रही हूँ और देखते जाएं। ये देखिए, ये इनग्रेविंग की डिटेल इनग्रेविंग नहीं, सॉरी, ये रिलीफ की डिटेल है। रिलीफ सतह से उभरे हुए मुजस्मे की। ये वेनस ऑफ विलेंडॉफ का एक क्लियर इमेज है। ये उम्मीद है कि आपको जो है वो पैलियोलिथिक मुजस्मों के बारे में काफ़ी बेहतर समझ आ गई होगी। तो चलें, अगले लेक्चर में हम जो है पैलियोलिथिक पेंटिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उसमें कौन से कलर्स इस्तेमाल हुए थे। और अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें और कोरोना से रिलेटेड SOPs को फॉलो करते रहें। कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ें और नमाज को 5 वक्त अदा करें। हम फिर मिलेंगे अपने 5th चैप्टर में पैलियोलिथिक पेंटिंग्स के साथ।